नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति और आज का एक वीडियो लेक्चर हो रहा है हमारे न्यू इनिशिएटिव सारा भारत के तहत। और हमारे इस प्रोजेक्ट में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स नवंबर 2016 से लेके अभी तक का, और ये एक सुपर फास्ट कवरेज होने वाला है। और आज के वीडियो लेक्चर इस सीरीज में पार्ट 2 है। आज की वीडियो का माध्यम हिंदी है, but I've made a separate video in English as well. So if you are an English medium student, then you can refer to that video. लेकिन इस वीडियो को हम हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे, तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि 19 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में। हमारा दूसरा सवाल है कि यूके के प्रधानमंत्री थेरेसा मे किस राजनीतिक दल के नेता है? तो बेसिकली हमें ये बताना है कि किस राजनीतिक दल से नाता रखते हैं थेरेसा मे। तो थेरेसा मे कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। अगला सवाल है हमारा कि किस अंतरराष्ट्रीय वित्त संगठन ने बुनियादी ढांचे के निर्माण और भारत में अल्प विकसित राज्यों की तत्काल विकास जरूरतों के लिए 10 अरब डॉलर का योगदान दिया है? तो एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और भारत के जो कम विकसित राज्य हैं वो विकसित हो सके, बुनियादी ढांचों का निर्माण हो सके, उन सभी को ध्यान में रखते हुए 10 अरब डॉलर का योगदान दिया है। और वो अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान है एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी सरकार ने एक डैश विमान को भारत में बेचने का फैसला किया है जो वर्तमान और भविष्य की रणनीतिक एयरलाइन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की क्षमता में सुधार करेगा। तो हमें ये बताना है कि उस विमान का नाम क्या है जिसे अमेरिकी सरकार ने भारत को बेचने का फैसला किया है। उस विमान का नाम है C-17 ग्लोब मास्टर। हमारा अगला प्रश्न है, 30 जून 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल भारत 2017 जो भारत की सबसे बड़ी व्यापार योजना है उसकी शुरुआत कहाँ की? तो टेक्सटाइल भारत 2017 की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात से की है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संघ यानी कि IEA के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो IEA के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है कौशिक बसु ने। 1 जुलाई 2017 को भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण रिमाइंडर शुरू करने के लिए डैश के साथ सहयोग किया है। तो भारत के चुनाव आयोग ने किसके साथ सहयोग किया, किसके साथ कोलैबोरेशन किया? तो भारत के चुनाव आयोग ने फेसबुक के साथ एक कोलैबोरेशन किया ताकि वो मतदाताओं को पंजीकरण के लिए रिमाइंडर दे सके। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा 2019 के लिए कौन सा शहर का नाम वर्ल्ड बुक कैपिटल रखा गया है? तो वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 के लिए कौन सा शहर है? तो शारजाह शहर, इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में चुना गया है। दुनिया की पहली ATM किस संस्था द्वारा स्थापित की गई थी? तो दुनिया की सबसे पहली ATM बार्कलेज के द्वारा स्थापित की गई। आज हम हर अपने आसपास ATM देखते हैं, लेकिन पूरे दुनिया में सबसे पहले इसे स्थापित करने का श्रेय जाता है बार्कलेज को। अगला प्रश्न है कि 23 जून 2017 को पेरिस में हुए दूसरे वैश्विक कौशल विकास शिखर सम्मेलन में उत्कृष्टता का पुरस्कार किस भारतीय राज्य को दिया गया था? तो उत्कृष्टता का पुरस्कार वैश्विक कौशल विकास शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड को दिया गया था। किस टेनिस खिलाड़ी ने नॉर्वे हॉले ओपन खिताब को जीता है? तो रोजर फेडरर जो हैं इन्होंने अपना नॉर्वे हॉले ओपन खिताब जीता है। किन्होंने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है साई प्रणीत ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कुछ विवादास्पद लोढ़ा पैनल सुधारों का विश्लेषण करने के लिए एक विशेष 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की, जो बोर्ड की राज्य इकाइयों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस समिति का प्रमुख कौन है? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो 7 सदस्यीय समिति का गठन करने की घोषणा की गई है, इस समिति के प्रमुख कौन है? तो इस समिति के प्रमुख कौन है? तो इनके प्रमुख हैं राजीव शुक्ला। निम्नलिखित में से किसने इस साल के टाइम्स पत्रिका में
कि रीडर पोल को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की किताब को जीता है। तो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की किताब को जीता है रोड्रिगो ड्यूटेर्टे, जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। हमारा अगला प्रश्न है सागरमाथा मैत्री 2017। ये जो मैत्री है, ये जो किन दो एशियाई देशों के बीच में ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये सबसे पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है चीन और नेपाल के बीच का, जिसका नाम है सागरमाथा मैत्री 2017। अब हमें ये बताना है कि फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो इसकी विजेता है सेबेस्टियन वेटेल। अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 2017 को बाजार पूंजीकरण के मामले में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने ONGC यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को पार किया है। तो ONGC को पार करने का काम किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसने कि बाजार पूंजीकरण के मामले में ONGC को पार किया है। अब हमें ये बताना है कि 21 जून 2017 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन हुआ था, तो वो किस शहर में हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि हर वर्ष 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, और 2017 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन था वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि विश्व धरोहर दिवस यह हर वर्ष हम किस तारीख को मनाते हैं। तो हर वर्ष यह हम 18 अप्रैल को मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना साझा करने के लिए एशियाई देश के केंद्रीय बैंक के साथ पर्यवेक्षी सहयोग करार किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना साझा करने के लिए भूटान के केंद्रीय बैंक के साथ पर्यवेक्षी सहयोग करार किया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम चुनावों में उपयोग के लिए वीवीपीएटी इकाइयों को खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। तो अब से जो 2019 के जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें इस वीवीपीएटी इकाइयों का इस्तेमाल होगा। हमसे ये पूछा जा रहा है कि वीवीपीएटी की जो इकाइयां जिसकी खरीद को मंजूरी मिली है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उससे क्या अभिप्राय है। तो उससे अभिप्राय है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला प्रश्न है अब हमारा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आगरा हवाई अड्डे का नाम बदलने का फैसला किया है, और अब आगरा हवाई अड्डे का नाम जो है वो बदल करके क्या हो जाएगा, तो उसका नाम बदलकर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है भारत 2017 एटी केयरनी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विश्वास सूचांक में डैश स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है, तो भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के हिंदू युवा जिनका नाम डैश है को प्रतिष्ठित उभरते युवा नेता पुरस्कार के लिए चुना गया है, और ये पुरस्कार अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा दिया जाता है। और ये जिस पाकिस्तान के हिंदू युवा को ये प्रतिष्ठित उभरते युवा नेता पुरस्कार के लिए चुना गया है उनका नाम है राजकुमार। अगला प्रश्न है T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाला सबसे पहला क्रिकेटर कौन है। तो सबसे पहले क्रिकेटर का नाम है क्रिस गेल। क्रिस गेल वो सबसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाए। अब हमें ये बताना है कि ऐतिहासिक बोस्टन मैराथन को पूरा करने वाला सबसे पहला दृष्टिहीन भारतीय धावक कौन है। तो सबसे पहला दृष्टिहीन धावक जिन्होंने बोस्टन मैराथन को पूरा किया है उनका नाम है सागर बहेती। अगला प्रश्न है 12 मई 2017 को कौन सा एशियाई देश इस वर्ष के विसाख दिवस समारोह का आयोजन करेगा। तो जो विसाख दिवस समारोह होने वाला है उसका आयोजन 12 मई को किसने किया, तो श्रीलंका ने किया। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 2022 एशियाई खेलों में एक पूर्ण खेल के रूप में किसे दिखाया जाएगा। तो इस बार 2022 के एशियाई खेलों में पूर्ण खेल के रूप में वीडियो गेम को दिखाया जाएगा। इसके बाद का हमारा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भारत ने किस देश के साथ जहाज निर्माण में रक्षा उद्योग सहकारिता के लिए एक अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने किस देश के साथ ऐसा किया है, तो भारत ने ये किया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ। इसके बाद का हमारा प्रश्न है कि 24 अप्रैल 2017 को
75वीं मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को किसने प्राप्त किया? तो 24 अप्रैल 2017 को ये पुरस्कार प्राप्त किया अभिनेता आमिर खान और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने। इन्हें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद का हमारा प्रश्न हमसे पूछता है कि कौन सी एयरलाइन ने एक नई तरह की सेवा आरंभ की है जिसमें सैटेलाइट कक्षा का उपयोग करके किसी भी एयरप्लेन को ट्रैक किया जा सकेगा। तो जिस एयरलाइन ने इस सेवा को आरंभ किया है उस एयरलाइन का नाम है मलेशिया एयरलाइन। मलेशिया एयरलाइन सैटेलाइट कक्षा की मदद से अपने एरोप्लेन को वो दुनिया में कहीं पे भी हो उसको ट्रैक कर पाएगा। इसके बाद हमें बताना है कि ग्वादर बंदरगाह ये किस एशियाई देश में स्थित है? तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किसने बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की सबसे मूल्यवान संस्था के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त की है? तो किसने अपनी स्थिति पुनः प्राप्त की है बाजार पूंजीकरण के मामले में? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी स्थिति पुनः प्राप्त की है। इसके बाद हमारा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि एशियन इंडिया बिजनेस फोरम जो कि 21 अप्रैल 2017 को आयोजित हुई थी, ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी सिंगापुर में। इसके बाद का प्रश्न है भारत के बैडमिंटन संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को बैडमिंटन संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2015 से 16 किस राज्य को दिया गया है? तो जिस राज्य को ये दिया गया है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2015 से 16 के बीच में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन हुआ और इसीलिए उसे कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद के प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि एशिया के सबसे बड़े बैप्टिस्ट चर्च की स्थापना किस राज्य में हुई? तो एशिया के सबसे बड़े बैप्टिस्ट चर्च की स्थापना हुई नागालैंड में। अब हमें ये बताना है कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों के लिए रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? मतलब एक रिकॉर्ड है कि सबसे अधिक समय तक यूएस एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में रहा है उसके रिकॉर्ड को किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने तोड़ा है? तो उनका नाम है पैगी विट्सन। इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। अब हमें ये बताना है कि भारत ने जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है उसके विश्व के दूसरे सबसे बड़े आयतक की जगह ली है। वो दूसरा सबसे बड़ा आयतक कौन था? तो वो सबसे बड़ा आयतक था जापान, जिसकी जगह अब भारत ने ले ली है। अब हमें ये बताना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसके बाद के प्रश्न में हमें ये बताना है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने मुंबई की मुख्य भूमि को किसके साथ जोड़ने के लिए भारत के पहले समुद्र रोपवे के निर्माण की योजना की घोषणा की है? तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने मुंबई की मुख्य भूमि को एलिफेंटा आइलैंड से जोड़ने के लिए अपने सबसे पहले समुद्र रोपवे के निर्माण की योजना बनाई है। अब हमसे पूछना जा रहा है कि वरुण जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2017 को हुई थी, ये भारत और डैश के बीच का एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो वरुण है क्या? तो एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। किसके बीच? तो भारत और फ्रांस के बीच। अब हमें ये बताना है कि राजीव राय भटनागर इन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है निदेशक जनरल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सीआरपीएफ का। बढ़ते अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि 26 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत डैश से डैश तक उड़ान नाम फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। तो हमें बताना है कि किससे किसके बीच में इस उड़ान नाम की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई गई। तो ये फ्लाइट थी किसके बीच? तो शिमला और दिल्ली के बीच में। अगला प्रश्न है अभिनेता विनोद खन्ना जिनका निधन 27 अप्रैल 2017 को हो गया, वो लोकसभा के डैश से सदस्य थे। तो अभिनेता विनोद खन्ना वो लोकसभा के एक सदस्य थे और उनकी सदस्यता थी गुरदासपुर पंजाब से। वहां से इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन जीता था। अब हमें ये बताना है कि भारत में
पहली बार ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीटिंग ये किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो सबसे पहली बार ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीटिंग का आयोजन हुआ था केरल में। इसके बाद हमें ये बताना है कि भारत का पहला पुस्तक गांव का उद्घाटन महाराष्ट्र में कहाँ किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाएगा भेलर में। भारतीय तटरक्षक जहाज को 28 अप्रैल 2017 को निलंबित कर दिया गया था। हमें वो बताना है कि कौन से भारतीय तटरक्षक जहाज को 28 अप्रैल 2017 को निलंबित कर दिया गया था। तो उस तटरक्षक जहाज का नाम है ICGS वरुण। अब ये ICGS से अभिप्राय हमारा क्या है? तो ICGS का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट सम्मेलन GMIC 2017 जो कि 27 अप्रैल 2017 को हुआ था, ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था बीजिंग, चीन में। अब हमें बताना है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी परियोजना जो कि 24 मई 2017 को शुरू की गई, ये कहाँ की गई? तो इसकी शुरुआत हुई नागपुर में। वैंकूवर कनाडा में टेड भाषण देने वाले सबसे पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो सबसे पहले भारतीय अभिनेता जिन्होंने टेड स्पीच दिया, टेड भाषण दिया वैंकूवर कनाडा में, उनका नाम है शाहरुख खान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी अधिकारियों और VIP वाहनों के ऊपर से लाल बत्ती पर रोक लगा दी है। हमें ये बताना है कि ये रोक कब से लागू होगा। अब सरकारी अधिकारी या फिर VIP अपने वाहन के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगा पाएंगे और ये जो रोक है ये कब से लागू होगी? तो 1 मई 2017 से। हमें अब ये बताना है कि उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है? उड़ान किसका संक्षेप रूप है? तो उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2017 को नई दिल्ली में संत रामानुजाचार्य की जन्म की 10वीं वर्षगांठ पर एक टिकट जारी किया। तो हमें ये बताना है कि वो कौन सी भी वर्षगांठ थी? तो वो 1000वीं वर्षगांठ थी जिसके अवसर पर नरेंद्र मोदी ने एक टिकट जारी किया। इसके बाद हमें बताना है कि कौन सा राज्य स्वचालित मौसम स्टेशनों का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो जो सबसे पहला राज्य बना है जहां पर स्वचालित मौसम स्टेशन का उपयोग होता है या उपयोग करता है, वो राज्य है हमारा महाराष्ट्र। इसके बाद हमें बताना है कि वर्ष 2017 के लिए युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी पदक के लिए किसे चुना गया है? तो इस पदक के लिए चुना गया है संजय प्रतिहार को और इन्हें वर्ष 2017 का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इन्हें मिलेगा प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी पदक। अब हमें ये बताना है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने 10वीं बार बार्सिलोना ओपन खिताब जीता था? तो जिन्होंने सबसे पहली बार 10वीं बार बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है उनका नाम है राफेल नडाल। इसके बाद हमें बताना है कि हर साल विश्व अस्थमा दिवस ये कब मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है मई के पहले मंगलवार को हर साल। इसके बाद हमसे ये पूछा जा रहा है कि राज्य स्तर पर US भारत भागीदारी को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए ट्रांसफॉर्मर मुख्यमंत्री पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ट्रांसफॉर्मर मुख्यमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को। हमारा अगला प्रश्न है 1 मई 2017 को महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का दूसरे सबसे बड़े ध्वज पोल का उद्घाटन हुआ था? तो जो दूसरा सबसे बड़ा ध्वज पोल है उसका उद्घाटन महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है कौन से पोर्टल सरकार द्वारा मोबाइल टावरों के इलेक्ट्रोचुंबकीय विकिरण अनुपालन स्थिति की जांच करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई है? आज हम लोग सभी मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और जगह जगह पे मोबाइल टावर लग रहे हैं। तो ये मोबाइल टावर से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या जितना इनका रेडिएशन होना चाहिए उसका अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं, इस स्थिति को जांचने के लिए गवर्नमेंट ने सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। हमें ये बताना है कि उस पोर्टल का नाम क्या है। उस पोर्टल का नाम है तरंग संचार।
इसके बाद हमारा जो प्रश्न है उससे ये पूछा जा रहा है कि मौजूदा अप्रैल मार्च चक्र से जनवरी दिसंबर वित्तीय वर्ष में स्विच करने के लिए कौन सा पहला राज्य बन गया है। तो यूँ तो हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो आपका अप्रैल और मार्च का चक्र है, लेकिन एक राज्य है जिसने अपना वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च चक्र से हटा करके जनवरी से दिसंबर उसे अपना वित्तीय वर्ष बना लिया, और ऐसा करने वाला सबसे पहला राज्य है मध्य प्रदेश। इसके बाद का हमारा प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि 2 मई 2017 को रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने पश्चिम रेलवे के पहले हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमें ये बताना है कि ये जो हमसफर एक्सप्रेस है ये किस रूट पर चलेगी। तो ये चलेगी अहमदाबाद चेन्नई के रूट पे। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हम जानते हैं पार्लियामेंट में बहुत तरह की कमेटी है और पब्लिक अकाउंट कमेटी उसी में से एक है, और उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। अब हमें ये बताना है कि 2017 में कौन सा शहर जो है वो स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। तो स्वच्छ शहर सर्वेक्षण के तहत इंदौर मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। अगला फिर प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने डैश को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्वीकृति की घोषणा की है। तो कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने की जिसको स्वीकृति मिल गई है। तो आंध्र प्रदेश में जो विजयवाड़ा हवाई अड्डा है उसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्वीकृति मिल गई है। इसके बाद के प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वित्तीय संगठन है जिसने ये कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2017 से 18 में 7.4% और 2018 से 19 में 7.6% बढ़ेगी। उस वित्तीय संगठन का नाम है एशियाई विकास बैंक। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य विधानसभा ने नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित करने के लिए एक संकल्प पत्र पारित किया है। तो ऐसा पारित करने वाला, चूंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की एक बहुत ही प्रमुख नदी है, तो उसे जीवित इकाई घोषित करने के लिए एक संकल्प पत्र पारित किया गया है, और इसे पारित किया है मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा ने। अगले प्रश्न में हमें ये बताना है कि 4 मई 2017 को जो जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग है उसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उस नवीनतम फीफा रैंकिंग के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को 100वां स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया सैटेलाइट GSAT-9 सफलतापूर्वक 5 मई 2017 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो ने इसका सफलतापूर्वक इसकी शुरुआत की। हमें ये बताना है कि GSAT-9 में जो कि दक्षिण एशिया सैटेलाइट है इसमें कितने ट्रांसपॉन्डर से सुसज्जित है। तो ये 12 ट्रांसपॉन्डरों से सुसज्जित है। अब हमें ये बताना है कि लीला सेठ डैश जो कि उच्च न्यायालय की पहली महिला जज जिनका निधन 5 मई 2017 को हो गया है। अभी हाल ही में लीला सेठ का निधन हुआ है और वो दिल्ली उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला जज बनी है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य 4 जिलों में 9 एम्बुलेंस की सेवा पेश करेगा, जहां लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उड़ीसा के कुछ 4 ऐसे जिले हैं जहां पर लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए और उन तक आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सके, इसलिए राज्य सरकार ने नाव एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है। और ये सेवा किस सरकार ने शुरू की है। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू की है। अब हमें ये बताना है कि 4 एशियाई देशों के बीच सहज कनेक्टिविटी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी उप क्षेत्रीय परिवहन कौन सी है। हमें उस महत्वाकांक्षी उप क्षेत्रीय परिवहन परियोजना का नाम बताना है जो कि 4 एशियाई देशों के बीच में चीजों को सरल बनाने के उद्देश्य से जिसकी शुरुआत की गई है। तो इसका नाम है BDIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। इस परियोजना के तहत ये 4 देशों के बीच में सहज कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जा रही है। अगला हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बाय विंग आतंक का सफाया करने के लिए एक रणनीति की घोषणा की है। उस रणनीति का नाम क्या है। उस रणनीति का नाम है समाधान।
अगला प्रश्न है कि 29वीं श्रृंखला समन्वित पेट्रोल 9 मई 2017 को शुरू हुई थी। ठीक है, और ये किसके बीच में शुरू हुई थी? तो ये हुई थी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। अगला प्रश्न, भारत ने समुद्र के तल के नीचे खनिज संसाधनों का पता लगाने और उनका उपयोग करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एक महत्वाकांक्षी डैश मिशन की शुरुआत की है। हमें ये बताना है कि उस महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है, जिसके तहत खनिज संसाधनों का पता लगाने और उनका उपयोग करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने को भारत सरकार ने हामी भरी है। उस मिशन का नाम है गहरा महासागर मिशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है कि मून जे इन किस एशियाई देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो इन्हें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अमेरिका में बास्केटबॉल के शासी निकाय ने भारत में अपनी पहली अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हमें बेसिकली यही पूछा जा रहा है हमसे कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो अमेरिका में है, उसने अपना कहाँ पे अकादमी अपना स्टैब्लिश किया है? जहाँ पे स्टैब्लिश किया है उसका नाम है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न ये है कि स्वैट टेक सिटीज 2017 की रैंकिंग के अनुसार किसे दुनिया की सबसे सस्ती तकनीकी शहर का नाम दिया गया है, रैंकिंग दी गई है? तो बेंगलुरु को सबसे सस्ती तकनीकी शहर कहा गया है, उसकी रैंकिंग मिली है। अगला प्रश्न है कि मेट्रो सेवाओं में किसने 23 ट्रांसजेंडर समुदाय से 23 सदस्यों को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो कोची मेट्रो जो है उसने घोषित किया है कि वो 23 जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं उनकी नियुक्ति वो करेगा। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि मई 2017 में भारत की नौसेना के अदृश्य फ्रिगेट जो कि सेल किया कहाँ पे? तो यूके भारत संस्कृति के वर्ष में ब्रिटेन के भारतीय निर्मित युद्धपंत एसएमएच त्रिकोली की 200वीं वर्षगांठ पर ध्यान देने के लिए ब्रिटेन गए थे। उसका नाम क्या है? उस अदृश्य फ्रिगेट का नाम क्या है? तो उसका नाम है आईएनएस तरकश। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि हितधारकों के कल्याण और विकास के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कौन सा इंटरनेट आधारित इंटरफेस लॉन्च किया है? तो ताकि जितने भी कृषि से जुड़े जो लोग हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि उनका विकास हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक इंटरनेट आधारित इंटरफेस लॉन्च किया है और उस इंटरफेस का नाम है ई कृषि संचार। अगले प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य श्रवण बाधित व्यक्तियों द्वारा संचालित वाहनों के लिए एक लोगो पेश करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में मैरीलुबेन क्रिकेट क्लब एमसी ने मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो आजीवन सदस्यता किसे मिली है? एमसीसी की तो वीवीएस लक्ष्मण को इसकी लाइफ टाइम सदस्यता मिली है। 11 मई 2017 को भारत ने उड़ीसा में एक टेस्ट रेंज में स्पाइडर सतह से हवाई मिसाइल का प्रशिक्षण किया। हमें ये बताना है कि जो आपका स्पाइडर है उसकी मारक क्षमता क्या है? तो उसकी मारक क्षमता है 15 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक रेडियो कैब प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय शहर होगा? तो इलेक्ट्रिक रेडियो कैब प्राप्त करने वाला सबसे पहला शहर होगा नागपुर। 14वें अंतर्राष्ट्रीय वेसक समारोह किस एशियाई देश में आयोजित किया गया था या किए गए थे? तो इसका आयोजन हुआ था श्रीलंका में। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस के लिए संभावना राजदूत के रूप में महामारी की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने और कार्यवाही को तेज करने के लिए किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ताकि हेपेटाइटिस जो है उसको लेकर के लोग जागरूक हो और उसके प्रति जो कार्यवाही होनी चाहिए वो कार्यवाही ले, इसको प्रमोट करने के लिए जिस पर्सन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने राजदूत के रूप में नियुक्त किया है उनका नाम है अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न ये है कि कौन सी राज्य सरकार ने
प्राथमिक स्कूलों में सेवारत मध्य भोजन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए महासमिति का गठन किया है। अक्सर ऐसा होता है कि कंप्लेन आती है कि जो आपका मिड डे मील है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो उनकी गुणवत्ता अच्छी हो ये सुनिश्चित करने के लिए महासमिति का गठन किया है और इसका गठन किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न यह है कि एक 44 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही ने 8वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को मापने के बाद एक महिला द्वारा सबसे अधिक एवरेस्ट शिखर फतह करने का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उस महिला का, उस नेपाली पर्वतारोही का नाम क्या है? तो उनका नाम है लेहकपा शेर्पा। इन्होंने अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ा है। हमें अब ये बताना है कि फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर वो कौन है जिन्होंने हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। उनका नाम है लुइस हैमिल्टन और इन्होंने अभी हाल ही में फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्होंने हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी दो संस्थाएं संयुक्त रूप से हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक पुरातत्व स्थल पर विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता होने के दावों की पुष्टि करने के लिए खुदाई का जांच कर सकती है। तो अभी ऐसा हरियाणा के फतेहाबाद में लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ की जो सभ्यता मिली है वो सबसे पुरानी सभ्यता है और इसकी जांच पड़ताल करने के लिए वो कौन सी दो संस्थाएं हैं जो कि आ सकती है संयुक्त रूप से। तो वो दो संस्था का नाम है नासा और इसरो। अब हमें ये बताना है कि भारत ने उजाला के सस्ते मेड इन इंडिया एलईडी बल्ब को डैश को निर्यात करने की प्रक्रिया शुरू की है। तो किसको निर्यात करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो यूनाइटेड किंगडम को निर्यात करने की प्रक्रिया शुरू की है। अगला प्रश्न ये है कि 15 मई 2017 को स्पेसएक्स ने मोबाइल ब्रॉडबैंड कंपनी के लिए किस संचार उपग्रह का शुभारंभ किया है? तो मतलब ये बताना है कि वो कौन सी कंपनी है, कौन सी ब्रॉडबैंड कंपनी है जिसके लिए आपके सैटेलाइट के संचार उपग्रह का शुभारंभ किया गया। उस कंपनी का नाम है इनमारसैट। अगला प्रश्न यह है कि भारत की गुणवत्ता परिषद द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सबसे व्यस्त स्टेशनों में डैश को सबसे साफ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। तो एक सर्वेक्षण हुआ था जिसने सर्वेक्षण किया था गुणवत्ता परिषद द्वारा और इस सर्वेक्षण के तहत भारत के सबसे व्यस्त स्टेशनों में सबसे साफ रेलवे स्टेशन के रूप में पहचान दी गई विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। अगले प्रश्न में हमें ये बताना है कि 14 मई 2017 को महमूद अब्बास 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए भारत पहुंचे। हमें ये बताना है कि महमूद अब्बास कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो वो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में पुणे के डॉक्टरों ने टीम ने 21 वर्षीय महिला पर सफलतापूर्वक देश का पहला डैश प्रत्यारोपण किया। कौन सा प्रत्यारोपण किया? तो उन्होंने गर्भाशय प्रत्यारोपण किया, वो भी सफलतापूर्वक। और आज के पार्ट 2 का आखिरी सवाल है, सिम्बैक 17 किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच का द्विपक्षीय अभ्यास था? तो सिम्बैक किसके बीच का द्विपक्षीय अभ्यास था? तो भारत और सिंगापुर के बीच का। तो ये थे पार्ट 2 में जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो मैंने आपसे किए और इसके अलावा पार्ट 3 में मैं फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सीरीज से, इस पूरे हमारे इनिशिएटिव से फायदा जरूर मिलेगा और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी एसएससी सीजन की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।